नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। जिस तरीके से एक बिना हाथ पैर का मुद्दा, भाषा विवाद का जो मुद्दा था, वो पैर पसार रहा था या लग रहा था कि इस मुद्दे पर शिवसेना का कुछ हो सकता है। इसलिए आपने देखा, जब से सरकारी आदेश, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 2 सरकारी आदेश जारी किए नई शिक्षा नीति को लेकर, उसके बाद से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 5 जुलाई को एक बड़ा, जिसको हम कहें कि रैली करने वाले थे। लेकिन उसके बाद कल जिस तरीके से मानसून सत्र से पहले देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, इन तीनों की अपने विधायकों के साथ जो मीटिंग हुई, उसके बाद एक फैसला लिया गया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ही सरकार के दोनों फैसलों को रद्द करने की घोषणा कर दी। अब रद्द करते ही उद्धव ठाकरे का बयान जरूर आया कि देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वो बैकफुट पर है, और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है कि इससे फडणवीस की जो सरकार है वो बैकफुट पर आ गई और उसके बाद में वो फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन अगर हम इसके आकलन में पहुंचते हैं, तो जहां हम आकलन की बात करते हैं, इसका पूरा विश्लेषण करते हैं, तो समझ में आता है कि इस वक्त राजनीति में जब चाणक्य की बात की जाती है, जब हम राजनीति के चाणक्य की बात करते हैं, तो अमित शाह का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी में ही एक सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन, और अमित शाह के बाद इस तरीके की राजनीति करने वाला चाणक्य कौन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखोगे इस तरीके से, इस दृष्टि से, तो फिर आपको देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे दिखाई देगा। लेकिन जब हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, अगर वहां तक हम नजर डालते हैं, तो चाणक्य के रूप में अब तक शरद पवार का नाम लिया जाता था। और शरद पवार जिस तरीके से एक बिजनेस माइंडेड पर्सन की तरह काम करते थे, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन उनके रिलेशन जो है वो बड़े अच्छे रहते थे। उस मिथक को देवेंद्र फडणवीस ने इस विधानसभा चुनाव में तोड़कर रख दिया, और ऐसा तोड़ा कि शरद पवार तो आप छोड़िए, विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कई सालों तक उठकर खड़ी हो जाएगी, ये कहना भी जो है वो बड़ा मुश्किल है। और जब हम ये कहते हैं कि ऐसा क्यों, और इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो है वो विश्लेषण किया जा रहा है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस किसके दबाव में झुक गए। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस किसी के दबाव में नहीं झुके। देवेंद्र फडणवीस और उनकी राजनीतिक समझ इस मुद्दे को हवा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने से हम कह सकते हैं कि ऐसा ही आपने देखा होगा, मराठा आंदोलन का जो दंश था, या हम कहें कि मराठा आंदोलन जब खड़ा हुआ था, तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी पहले ही झेल चुकी है। और आपने देखा कि मराठवाड़ा उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितनी कम होकर आई। तो ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस ये नहीं चाहते कि एक बार फिर जो है वो मराठी अस्मिता का विवाद महाराष्ट्र में खड़ा हो, और उसका, जिसको हम कहें कि राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो। ये देवेंद्र फडणवीस की समझ को बताता है। और क्यों बताता है, वैसे भी अगर आप देखोगे तो इस मुद्दे पर जो ठाकरे परिवार की जो चाल थी, उस ठाकरे परिवार की चाल को तो तोड़ा ही, उल्टा ठाकरे को ही जो है वो कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे। तो जब देवेंद्र फडणवीस ने दोनों जो आदेश रद्द करने का फैसला लिया, घोषणा की, तो उन्होंने एक बात और बोली थी कि ये इससे पहले जो रघुनाथ माशेलकर की जो समिति थी, जिसकी नई शिक्षा नीति को और 3 भाषा की जो नीति थी उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, जिसके ऊपर आंख बंद करके उद्धव ठाकरे ने सहमति जताई थी। 2020 की नई शिक्षा नीति की मैं बात कर रहा हूं। और उस वक्त 2.5 साल की जो सरकार थी, आपको पता ही होगा, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी, जो आप आज जो है वो
देवेंद्र फडणवीस के फैसले का विरोध कर रही है। और इसके अलावा एनसीपी उसका हिस्सा थी, और जिसको हम कहें कि बटी हुई जो शिवसेना थी, उससे पहले जो संगठित शिवसेना थी, उसमें उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी उसमें शामिल थी। तो आज फिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे इसको मराठी अस्मिता से जोड़कर देखने लगे। तो अब आप समझ सकते हैं, इससे पिछले ही वीडियो में हमने बात की थी कि आखिर ठाकरे परिवार को अचानक से इसमें मराठी अस्मिता क्यों नजर आने लगी। तो देवेंद्र फडणवीस ने एक नई कमेटी जो है वो बना दी है नरेंद्र माधव के समिति के नाम से, और नरेंद्र माधव के नेतृत्व में यह समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब ऐसे में जब हम बात करते हैं रघुनाथ माशेलकर की जो समिति थी उसकी रिपोर्ट की, तो उस वक्त उस समिति के सदस्य के रूप में शिवसेना यूबीटी जो आज की है उसके नेता विजय कदम भी उसमें शामिल थे। तो इससे आपको एक चीज जरूर जो है वो साफ तौर से नजर आएगी कि देवेंद्र फडणवीस की जो राजनीतिक समझ है वो कितनी आगे तक सोचकर चलने की है, क्योंकि यह मुद्दा देवेंद्र फडणवीस ने उल्टा उद्धव ठाकरे के माथे पर डाल दिया। और आप देखिएगा इसका असर जो है वो आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगा। और इसको समझने के लिए जब हम देवेंद्र फडणवीस की राजनीति को समझते हैं तो आप याद करिए 2014 और फिर उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की समर्थित सरकार, एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में थी। 5 साल का जो है वो पूरा कार्यकाल देवेंद्र फडणवीस ने निकाला, और फिर उसके बाद में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी वापस से मिलकर चुनाव लड़ती है, और उसका फायदा जो है वो शिवसेना उठाती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद की जो लालसा है वो कहीं ना कहीं जो है वो आगे रख दी जाती है। और ये एक ऐसा वक्त था, बड़ा मुश्किल वक्त जिसको हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूरा समर्थन मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर थी, क्योंकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ी कि उनको किसी के समर्थन की जरूरत ना पड़ी हो। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है 2019 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती और भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी ज्यादा होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो चाहे शिवसेना हो, उस वक्त का जो गठबंधन धर्म था उसका पालन किया। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसको महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता था शरद पवार, वो उस वक्त कामयाब हुए उद्धव ठाकरे को अपने साथ ले जाने में, और सरकार बनाई महाविकास आघाड़ी की। और उस वक्त विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने 2.5 साल काम किया। तो मुख्यमंत्री के बाद में आपने देखा विपक्ष का नेता, और उस 2.5 साल में जिस तरीके से शरद पवार के उस वार का जो जवाब दिया उसने देवेंद्र फडणवीस ने, वो अपने आप में राजनीतिक इतिहास में महाराष्ट्र में आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। जो उद्धव ठाकरे अपने दंभ भरती थी, उस उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए गए, और एक मजबूत शिवसेना बनकर निकली एकनाथ शिंदे की पार्टी, जिसने असली शिवसेना का दावा तो किया, कोर्ट में जो है वो जिसको कहें कि उस मुद्दे पर जीत भी हासिल की। तो उद्धव ठाकरे को उसके बाद क्या मिला? शरद पवार के साथ जाने के बाद उद्धव ठाकरे को ना तो शिवसेना मिला, ना शिवसेना का जो चिन्ह था वो मिला। और ठीक यही स्थिति जो है वो एनसीपी की भी हो गई। शरद पवार की नाक के नीचे से अजीत पवार जो उनके भतीजे थे उनको निकालकर देवेंद्र फडणवीस अपने साथ ले जाने में कामयाब हुए। और आज एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों ही जो है वो अपने अस्तित्व के लिए राजनीति कर रही है कि किसी भी तरीके से उनका अस्तित्व बचा रहे, जिसके आने वाले समय में, क्योंकि आंशिक तौर से अगर आप लोकसभा चुनाव को हटा दें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ अलग कारण थे, जिस तरीके से मैंने कहा कि मराठा आरक्षण भी अपने आप में जो है वो एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने वापसी की, और वापसी भी इस तरीके की कि उनके सामने एक चुनौती थी एकनाथ शिंदे नाम की, उस चुनौती से भी पार पाना था। और उस चुनौती से पार किस तरीके से पाया गया, आप ये देखिए कि सीटों के बंटवारा होने के बाद 145 सीटें जो मेजोरिटी के लिए चाहिए होती थी, उसमें से 132 सीटें
भारतीय जनता पार्टी को दिलाने में कामयाबी हासिल की कि कोई दूसरा नेता, कोई दूसरी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेनिंग कर ही नहीं सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 132 और 145 में अगर आप देखोगे तो जोड़ तोड़ की राजनीति से भी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती। तो एकनाथ शिंदे की मजबूरी यह थी कि अगर अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ रहते हैं और उनको अच्छा पद दिया जाता है तो फिर एकनाथ शिंदे जो है वो कमजोर हो जाएंगे और इसका फायदा उद्धव ठाकरे को उठा लिए, उद्धव ठाकरे को पार्टी को मिल जाएगा जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। तो आप देखिए जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बांध के रखा और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई उस स्थिति में जब लोकसभा चुनाव के बाद में विपक्ष एक नैरेटिव बनाने में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इससे आप जो है वो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति का अंदाजा लगा सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस आज के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से प्रभावी रूप से हावी है सभी विपक्षी पार्टियों के ऊपर, या हम कहें कि जो साथी दल है एनडीए के उनके साथ भी। तो इससे जो लोग ये आकलन करते हैं कि ये देवेंद्र फडणवीस का जो है वो बैकफुट पर थे, नहीं, ये देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक समझ है कि एक मुद्दा जो है वो आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकता था, उसको बड़ा रूप लेने से पहले ही जो है वो खत्म कर दिया गया। और जहां हम भाषा विवाद की बात करते हैं तो वैसे अगर आप देखोगे तो ये भाषा विवाद जो है वो था ही नहीं, और अगर था तो फिर उद्धव ठाकरे ने उस समिति की, जो रघुनाथ माशेलकर की जो समिति थी, उसकी रिपोर्ट पर हामी कैसे, स्वीकृति कैसे दी थी। क्यों? क्योंकि ये भाषा विवाद की, अगर हम 3 भाषा वाला जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, उसके तहत अगर आप देखें तो मराठी और इसके बाद में अंग्रेजी और हिंदी, तो क्षेत्रीय भाषा पे तो जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई जो शिक्षा नीति 2020 की आई है वो जोर दे ही रही है। लेकिन फिर भी ठाकरे परिवार ने समझा कि ये एक जो है वो राजनीतिक मौका, राजनीतिक अवसर जो है वो उनके लिए है कि इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाए, जिसके जरिए शिवसेना को एक बार फिर जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में खड़ा किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी और स्थानीय निकाय को चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को रद्द करके उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के मुंह पर जैसे टेप सा चिपका दिया हो, ऐसा काम करके जो है वो छोड़ दिया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।